हमारे देश में क्या है कि जो हमारा 99% फार्मर है वो लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड वाला है, उसके पास 2 किल्ले से जमीन कम है, 2 किल्ले वाला 3 किल्ले वाला। जो भंडारण की समस्या पूरे भारत की एक मुख्य प्रमुख समस्या है। अगर गेहूं के अंदर यूएस का प्रेशर से आ जाती है गेहूं हमारे यहाँ, तो यहाँ का देखो प्राइस बिल्कुल डाउन आने वाला है। हमारे गेहूं को कहीं ना कहीं या तो कम प्राइस पे लेगा या नहीं लेगा। बाहर से गेहूं आने का बहुत नुकसान हो रहा है। भारत को अमेरिका कैच क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि इससे बड़ा व्यापार, इससे बड़ा देश, जो एक इतना उपभोक्ता शायद और कोई देश नहीं है जितना उपभोक्ता इस देश में है। वो चाहता है कि इंडिया मार्केट पे कब्जा कर। हरियाणा के करनाल के पेहोवा से एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या कह रहे हैं और क्या मांग रहे हैं भारत के किसान। नरेंद्र मोदी जी से यही निवेदन करते हैं, इस देश को सबसे पहले अमेरिका से भी लड़ने से पहले, अमेरिका से तो हम लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हमें करप्शन से लड़ना है। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और सबसे पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पीछे आपको हरियाली नज़र आ रही है, ये खूबसूरत धान के खेत हैं। हम नोएडा से रवाना हुए करनाल के लिए। हरियाणा के करनाल के काछवा गांव करीब 135-140 किलोमीटर दूर। और यहाँ हम क्यों हैं? क्योंकि याद हो कि जब हम भारत के अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, भारत के समाज की बात करते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार है वो है एक किसान। वो किसान जो हमारे आपकी थाली में जो खाना परोसा जाता है उसे अपने खेतों में अपनी मेहनत, अपनी खून पसीने को एक करके वो उसे उगाता है और हम तक पहुंचाता है। लेकिन आज आज़ादी के इतने साल बाद भी लगातार हम बात करते हैं किसानों के मुसीबतों की, उनके दिक्कतों की। हमने देखा कि किस तरीके से जब मोदी सरकार कृषि सुधार बिल लेकर आई थी तो लगातार फार्मर्स प्रोटेस्ट्स हुए और उन बिल्स को वापस लेने के लिए सरकार मजबूर हुई। फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 भी देखने को मिला, जिसे हाल में बंद किया गया। लेकिन अब एक नई मुसीबत है और ये मुसीबत भारत के बाहर से है। ये है अमेरिका का दबाव। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर दुनिया भर में जो उथल पुथल की स्थिति इस वक्त मचाई हुई है, अपने टैरिफ्स को लगाकर, अपने ट्रेड वॉर्स के जरिए। और भारत और अमेरिका के बीच में एक तरफ जहां द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है, पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो है जून जुलाई तक कम से कम एक मिनी डील हो जाएगा, मिनी समझौते पर बात बन जाएगी और एक पूरा समझौता अक्टूबर तक आ जाएगा। लेकिन वो ट्रेड टॉक्स टूट गई। क्यों टूटे? बहुत सारी वजह हैं और सिस्टमिक कुछ इश्यूज भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनालिटी भी है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा इन टॉक्स के फेल होने के पीछे ये भी है क्योंकि अमेरिका बार बार कह रहा है कि वो ज़्यादा एक्सेस चाहता है भारत के कृषि, पशुपालन, डेयरी सेक्टर्स में, मार्केट में। वो चाहता है कि यहाँ जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भारत कुछ रियायत दे, जहाँ तक इंपोर्ट ड्यूटीज़ का सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाता है ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स और ख़ास करके वो जो हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वो पुश इन करना चाह रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। सिर्फ बीटी कॉटन में ही हमने देखा है कि जीएम क्रॉप्स भारत में आ रखी थी, मस्टर्ड में वो बैंड हैं। भारत को लगता है कि इस कृषि प्रधान समाज में अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स आ गए तो इससे जो हमारी कृषि का जो सेक्टर है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि छोटे किसान ज़्यादा हैं। 90% जो हमारे किसान हैं वो छोटे किसान हैं और वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे अमेरिका के उन बड़े बड़े किसानों के साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे किसानों के पास होती है 5 से 10 एकड़ की ज़मीन। अमेरिका के जो किसान जिनके पास 50-50 एकड़ की ज़मीन है, उससे ज़्यादा एकड़ की ज़मीन है और उसके साथ है हेवी मशीनरी, इंसेंटिव्स,
अत्याधुनिक तकनीक। तो ऐसे में जो हमारे भारत के किसान हैं, इनके इस वक्त दिलो दिमाग पर क्या चिंताएं हैं, क्यों ज़रूरी है कि भारत अपने एग्रीकल्चर, डेयरी और लाइफ स्टॉक, पशुपालन के इन सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर खुद कुछ किसान मौजूद हैं। ये काचवा गांव है करनाल का। मेरे साथ पंकज भाटिया जी हैं, इनकी भी अपनी धान की खेती है और गेहूं की फसल हैं। साथ ही में हमारे साथ गुरबाज सिंह विर्क जी हैं, ये फार्मर भी हैं, फार्मिंग एक्सपर्ट भी हैं, सीड्स और जो बीज की तकनीक है उस पर कई वर्षों से काम करते रहे हैं और इनका अपना यूट्यूब स्टेशन भी है किसान वीर के नाम से। और साथ ही मेरे साथ है जगदीश कुमार घाई जी, जो कि पैडी भी उगाते हैं। उनके इस वक्त खेतों पे हम बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ आलू और मक्का, क्योंकि मक्का, सोया, कॉर्न, याद रखें ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल रहा है उनको भेजने के लिए। और इस दौरान जो है अमेरिका ने लगा दी है 25% की टैरिफ प्लस 25% और अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात की गई है 27 अगस्त से, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं जगदीश जी, आप खुद को कैसे डिफाइन करते हैं? आप एक खुद को छोटा फार्मर कहते हैं, मझौला फार्मर कहते हैं? देखिए मैम, मेरी अगर हम अपनी लैंड होल्डिंग है जो मेरी 5 एकड़ का, मैं छोटा सा सीमांत किसान हूँ, लेकिन मेरी लैंड होल्डिंग बड़ी है क्योंकि हम लीज़ पे लेकर के आगे खेती करते हैं। और जो हमारी लीज़ आती है, हम लीज़ में जैसे 160 एकड़ की मेरी आज की डेट में लैंड होल्डिंग है और ख़ुद की मेरी 5 एकड़ है। अगर मैं 5 एकड़ से लगाऊं तो 5 एकड़ से मेरे घर का खर्च नहीं चल पाता। और इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों की परवरिश भी ढंग से नहीं कर पाते। वजह क्या है? गवर्नमेंट की सपोर्ट्स ना होना। पूरी जिस तरह से हमें फर्टिलाइज़र के लिए परेशान होना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें परेशानी, मशीनरी के लिए अत्याधुनिक मशीनरी हमारे पास नहीं है। तो जब तक हम अपने देश में ही हमारे पास अभी अत्याधुनिक मशीनें नहीं हैं तो हम अमेरिका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तो हम नहीं चाहेंगे कि जीएम क्रॉप हमारे देश में आए। आपको आपकी मक्के की खेती है, आज की तारीख में मक्के को लेकर सरकार के कितना सपोर्ट देती है, समर्थन देती है? सरकार जब कहती है कि आप क्रॉप्स डाइवर्सिफाई करें, आपको कितना प्राइस मिलता है मार्केट में? जो किसान उगा रहा है उसको कितना मिलता है? कॉर्पोरेट्स जो खरीद रहे हैं उनको कितना मुनाफा हो रहा है? देखिए मैम, जो किसान मक्का उगा रहा है वो किसान सीधा ड्राई नहीं बेच पाता क्योंकि उसके पास सुखाने के ड्रायर वगैरह साधन नहीं है। जब वो मंडी में लेके जाता है तो उसकी लगभग 40 से 45 मॉइस्चर की जो कॉर्न है, जो हमारा हाइब्रिड कॉर्न बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री के लिए यूज, एथेनॉल के लिए यूज़ होता है, स्टार्च के लिए, वो हमारा 1200 से और 1300 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है। लेकिन जब वही कॉर्न हमारा राइस मिलर सुखा करके उसको 15 से 16 डिग्री मॉइस्चर पे ले आता है तो 2021 के आसपास चला जाता है। तो इसका जो बीज का प्रॉफिट है वो हमारी जो परचेज़र हैं, ट्रेडर हैं, और उसके ऊपर भी जो एथेनॉल इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने अपने परचेज़र रखे हुए हैं जो हाई क्वालिटी मांगती हैं, हाई क्वांटिटी मांगती हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों उनको चाहिए होती हैं। वो फार्मर अपने लेवल पे पूरा नहीं कर पाता। उसके लिए फार्मर को पूरा करने के लिए उसको ड्रायर की आवश्यकता है, जो कि हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रही। तो उस वेरिएशन जो हमारा आता है अब 1300 से लेकर के और 2200 रुपये तक, 900 रुपये का वेरिएशन। 900 में चलो हम मान लेते हैं कि जब हम मॉइस्चर डाउन करते हैं तो हमारा 10 से 15% लॉस भी आता है मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि मार्केट में हमारा 40 बिक रहा है और इंडस्ट्री हमारा 13 से 14 ले रही है। तो जो बीज का वेरिएशन है वो रेट्स वाइज हमारा लगभग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल। और वो मॉइस्चर सूखने में भी टाइम लगता होगा? तो मॉइस्चर सूखने में लगभग 48 घंटे, अगर धूप में सुखाते हैं तो हमें 48 घंटे लगते हैं। और इतनी हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि वो खेत के अंदर मॉइस्चर सुखाया नहीं जा सकता, पक्के फर्श में मंडियों पे ही सुखाया जाए ताकि नीचे से भी उसको टेम्परेचर हाई मिले और ऊपर से धूप मिले। अगर किसी कारण मक्का फैला हुआ है, बारिश आ जाती है तो वो सारा का सारा मक्का हमारा वेस्ट हो जाता है बिल्कुल। वो और तो और किसी भी पोल्ट्री के लिए भी यूज़ नहीं होता। देखिए, बहुत तरह के ना लेयर्स हैं दिक्कतों के किसानों की। मैं पंकज जी अगर आपसे पूछ सकूं, क्योंकि आपके पास आप गेहूं की खेती भी करते हैं,
आज की तारीख में किसानों के लिए, अब हमने नरेंद्र मोदी जी को सुना, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि भारत के लिए जो है किसानों का हित सर्वोपरि है और हम किसानों के लिए जो आपके पशुपालन इंडस्ट्री हैं, मछुआरे हैं, हम किसी भी हालत में इसका समझौता नहीं करेंगे। बयान सही है, इंटेंशन सही है, लेकिन इंटेंशन को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? इस वक्त किसान की हकीकत क्या है? जो इंसान गेहूं उगा रहा है उसकी कमाई क्या हो रही है? क्या उसकी ज़िंदगी सुधर रही है पहले से या नहीं? गेहूं को तैयार करने उगाने में जो खर्च हो रहा है शायद एमएसपी से उसका पूरा नहीं हो पाता। जितना खर्चा होता है शायद वहीं सीमित रह जाता है वो। अभी एमएसपी कितनी है आपकी? कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है एमएसपी में आपका? शायद 2400 हुआ है अभी। अच्छा, 2425। कई बार यील्ड 18 क्विंटल, 16 क्विंटल, 20 क्विंटल इसके आसपास आती है। खर्चा इससे ज़्यादा हो रहा है। और अगर गेहूं के साथ ऐसा ही रहा तो गेहूं तो फायदे का सौदा नहीं रहने वाला। बाकी किसान क्या मार्जिन है उसका? अगर खेती के अंदर मार्जिन देखा जाए, मुश्किल से अपना घर का गुजारा कर पाता है। फसलें हैं, फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कभी मौसम की मार, और उधर से एमएसपी मिल रहा है आज तक, पर अगर जिस दिन एमएसपी मिलना बंद हो गया तो मार्केट के अंदर गेहूँ आपको ये शायद 1800 भी ना बिके। बिल्कुल। और उस पर अगर जो अमेरिका चाह रहा है कि उनके फार्मर्स को ज़्यादा आसानी से एक्सेस मिले, फार्म प्रोडक्ट्स आए, गेहूं भी वन ऑफ द एरियाज़ है जहां वो इंटरेस्टेड हैं, अगर ये लिबरलाइज होता है ये सेक्टर, तो उसमें आपको क्या लगता है क्या असर पड़ेगा भारतीय किसानों पर? अगर गेहूं के अंदर यूएस का प्रेशर से आ जाती है गेहूं हमारे यहाँ, तो यहाँ का देखो प्राइस बिल्कुल डाउन आने वाला है। गवर्नमेंट कब तक सपोर्ट रख सकती है? गवर्नमेंट भी एमएसपी पे ले रही है, कंजप्शन हमारे यहाँ कम है, होनी तो गेहूँ हमारी चाहिए एक्सपोर्ट। और बाहर से अगर गेहूँ आ गई तो जितने भी आपके फ्लोर मिल्स हैं या इंडस्ट्री है वीट की, फ्लोर की, तो उन्हें वहाँ से सस्ता मिलेगा। हम अपने गेहूँ को एमएसपी पे ना बिका, गवर्नमेंट ने भी हाथ खींच लेना एक दिन, आखिरकार होने वाला है ये। और उधर से अमेरिका के दबाव में वहाँ से आ गई गेहूँ, देखो उनकी देखो क्वालिटी भी अच्छी होने वाली है इंडिया की। देखो कहीं ना कहीं वहाँ के सीड्स, उनके लैंड मान लो फर्टाइल है अच्छी, तो क्वालिटी के अंदर हमारे यहाँ पेस्टिसाइड ज़्यादा है, तो प्रेफर तो करेगा। देखो फ्लोर मिला क्या प्रेफर करेगा? मुझे अमेरिका गेहूँ उसी रेट पे मिल रही हो, चाहे उसी रेट पे हम देना चाहें, तो प्रेफर करेगा उधर से। हमारी गेहूँ को कहीं ना कहीं या तो कम प्राइस पे लेगा या नहीं लेगा। बाहर से गेहूँ आने का बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो सीड्स की बात हो रही है गुरबाज जी यहाँ पर, और ख़ास करके जब जीएम सीड्स की हम बात करते हैं, मक्का हो, कॉर्न हो, सोया, गेहूँ, जीएम सीड्स को लेकर इंडिया में बहुत सालों से एक बहुत पोलराइज्ड डिबेट चलता रहा है। बीटी कॉटन में हमने देखा कि एंट्री हुई। जीएम सीड्स को लेकर इंडिया की सबसे ज़्यादा डर क्या है और क्या रिजर्वेशंस हैं? क्या वो रिजर्वेशंस कुछ हद तक एग्जैजरेटेड हैं? क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि भाई वो पेस्टिसाइड कम है उनके उसमें, क्या वो सीड्स हमारे लिए हेल्दियर हो सकता है? मैडम देखिए, जो जीएम मॉडिफाई क्रॉप्स आज से बीटी कॉटन को भारत में लॉन्च किया गया, बड़े स्तर के ऊपर उसको पॉपुलराइज़ किया गया, किसानों ने बड़े स्तर पर लगाया कि इसमें सुंडी का प्रकोप नहीं आता है, लेकिन जब फार्मर फील्ड पे वो क्रॉप गई तो वो बुरी तरह से ख़त्म हो गई। किसानों को बहुत सेटबैक लगा, हाईली प्राइस उस पर जो सीड था वो काफ़ी महंगा था, और उसको बनाने में काफ़ी बाहर से इंपोर्ट किया था, वो था अमेरिका से था वो, तो किसानों को बड़े स्तर पर उसको घाटा सहन करना पड़ा। हालांकि बीटी कॉटन जहाँ वो हमारे देश ने इस दिशा में बहुत तरक्की करी है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, हमारे केंद्र सरकार के संस्थान हैं, IRI नई दिल्ली है, और जितने भी कृषि से संबंधित विश्वविद्यालय हैं, हमने बीजों में बहुत बड़े स्तर पर तरक्की की है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई भी सेगमेंट हम ले रहे हैं, चाहे धान का है, गेहूं का है, मक्के का है, उसमें हमने हाई यील्ड वैरायटीज़ को डेवलप कर लिया है। और क्या ये इंडिया के लिए बेहतर है कि हम अपने ही सीड्स डेवलप करें, फॉरेन सीड्स को हम ना लाएं? बिल्कुल जी मैम, मैं यहाँ आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ कि सरकार को ऐसा कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जब हमारे कृषि विद्यालय में हमारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी वैरायटियाँ दी गई हैं, तो हमें सिर्फ अपनी विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किए गए, क्योंकि जो हमारे बीज हैं वो हमारी जलवायु को ध्यान में रखे कर ही तैयार किए गए हैं।
वहाँ की जलवायु और है, मिट्टी और है, पानी और है, उनकी फार्म प्रैक्टिसेस और हैं। और काफ़ी बार ये भी होता है, शायद मैं किसी से बात कर रही थी जिन्होंने कभी बीटी कॉटन की फार्मिंग की थी, लेकिन ये कहा कि जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एडवांसमेंट्स फिर यहाँ पर भी वो नज़र आने लगे उसी तेज़ी के साथ में, तब फिर आप पीछे पड़ जाते हैं। ये सही फ्रेमिंग है। देखिए, जो रिसर्च है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अगर यहाँ पे भी कोई वैरायटी को डेवलप किया गया, अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो अगले साल फिर रिसर्च में चली जाती हैं, भी इस कमी को दूर करना है और इसको रेक्टिफाई करके उस फसल में सुधार करना है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। सरकार बहुत बड़े स्तर के ऊपर फंडिंग करती है, विश्वविद्यालयों को अनुदान देती है और एक अच्छी चीज़ देने का प्रयास किया जाता है सरकार के माध्यम से किसान को। तो जो हमारे देश में विकसित बीज हैं, हमारे देश की अगर भौगोलिक परिस्थितियां देखते हैं तो भारत में अलग अलग तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत में हरियाणा की भौगोलिक परिस्थितियाँ और हैं, पंजाब की ओर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर हैं, तो वहाँ की जलवायु के ध्यान में रख के हर एक विश्वविद्यालय वहाँ स्थापित किया गया है। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरिद्वार में है। पंजाब की बात करते हैं तो PAU लुधियाना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर विश्वविद्यालय अपना है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। तो वो अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को देख के वहाँ किसानों के हितों को ध्यान में रखकर वैरायटियाँ विकसित की जाती हैं, ताकि जो किसान को किस तरह की कोई समस्या ना आए, उनको एक सम्मानजनक उत्पादन मिल सके, अच्छी आजीविका प्राप्त कर सकें, अच्छा उनको उत्पादन प्राप्त हो सके। यहाँ पे जो इन्होंने बात कही कि ये बिल्कुल प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ज़रूरी हैं। ट्रंप चाहे जितना भी जो है वो दबाव डाले, टैरिफ को लेकर वो धमकियाँ दे भारत को, क्या वजह है आपको लगता है कि अमेरिकी फार्मर्स इतने कम्पिटिटिव माने जाते हैं? वो ज़्यादा अमीर तो हैं ही, लेकिन और क्या उनके पास एडवांटेजेस हैं जब आप भारतीय किसानों से कंपेयर करते हैं? देखिए, आज वीट के ऊपर ही जब बात हो रही है तो हमारी आज 80% जो वीट था वो बांग्लादेश को हमारा एक्सपोर्ट होता था, लेकिन आज हमारी वो मार्केट अगले 5 साल के लिए अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बांग्लादेश के साथ। हमारी मार्केट को अमेरिका अकेला खा चुका है। क्यों खाया? वजह हमारे से कम रेट में उन्हें बांग्लादेश को उनका समझौता हो गया। अगर यही चीज़ वो इंडिया में करता है तो हम कहाँ खड़े हो पाएंगे? हमें भी आज अगर अमेरिका के साथ, देखिए ये दो रहे हैं इसमें, भारत को अमेरिका कैच क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि इससे बड़ा व्यापार, इससे बड़ा देश, जो एक इतना उपभोक्ता शायद और कोई देश नहीं है जितना उपभोक्ता इस देश में है, वो चाहता है कि इंडिया मार्केट पे कब्जा करना, और हमें उससे इस चीज़ पे लड़ना होगा। बाकायदा उसके झुकने की बजाय उससे हमें कम्पिटिट करना होगा और हमें मार्केट और डेवलप करनी होगी। लेकिन उनके पास जिस तरह की मशीनरी है, उनके पास जिस तरह की तकनीक है, उससे कम्पीट करने के लिए हमारे पास मजबूरियां हमारी क्या हैं और क्या कुछ चाहिए होंगी? नहीं, हमारे यहाँ का जो किसान है ना, वो लड़ना जानता है। सबसे बड़ी बात, हर परिस्थितियों में लड़ सकता है, उसको कोई वो नहीं। किसान को सिर्फ अमेरिका जैसे कई देशों से वो लड़ सकता है, लेकिन अगर सरकार का साथ किसान को जरूर चाहिए। अत्याधुनिक मशीनें क्या अमेरिका के पास है, क्या इंडिया के पास? हमारे पास हमारे डॉक्टर्स सबसे बढ़िया, आज वो आप पब्लिक उसमें लगा लो, आज अमेरिका के अंदर हमारे डॉक्टर हैं सब। इंडिया के अंदर जितनी हमारी रिसर्च, अभी गुरबाज जी ने आपको बताया कि सीड के अंदर जो विश्वविद्यालय हमारे पास हैं वो आज अमेरिका के पास नहीं है। देखिए, क्या होना चाहिए वो तो एक यूटोपियन बात है कि ये अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। इस वक्त हकीकत क्या है? अब आप जैसे हमारे साथ आपकी बातचीत हो रही थी, आप मुझे बता रहे थे कि देखिए भारत में जो किसान हैं और जो फार्म्स हैं, आप जो कुछ उगा रहे हैं, ये बहुत लेबर इंटेंसिव है। अमेरिका के मशीनों के साथ में कंपैरिजन करने में दिक्कत होती है शायद, और अमेरिका को जो हैवी मशीनरी मिल रही है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके दे रही है। क्या वो सब्सिडीज यहाँ पर हमें मिल रहे हैं उस तरह के मशीन्स खरीदने के लिए किसानों के पास? देखिए, गवर्नमेंट ने सब्सिडी हमारे यहाँ दी है, काफ़ी अच्छी सब्सिडी दी है, लेकिन उस सब्सिडी को गवर्नमेंट के आगे धरातल पे पूरी तरह नहीं उतार पाए। यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, जो एक बंद कमरे में बैठ के पॉलिसियाँ बनाते हैं, किसान नीतियाँ, सरकार को चाहिए ब्लॉक लेवल पे किसानों से 1 से 2 जो अच्छे किसान हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो धरातल पे काम करते हैं, उनको अपने नीति आयोग में शामिल करें। ब्लॉक पे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको शामिल करें, समस्याएं धरातल से उठाएं। अब मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण, अभी बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि कई बार इस पर डिस्कस हमारे फार्मर के बीच में भी होती है कि हमारा दिल्ली के अंदर आप लगातार, आप ही लोग हमारी खबरें उठाते हो कि हरियाणा पंजाब आग लगा रहा है।
अभी ताज़ा आज से 10-15 दिन पहले एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कंबाइंस वालों पे नोटिस निकाल दिया कि हर मशीन के ऊपर एसएमएस होना चाहिए। एसएमएस मतलब एसएमएस क्या है? जो इस अवशेष को चूरा बना के फेंकता है, और वो अगर होगा तो मशीनें चल पाएंगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमें बेलर दिए हुए हैं, मेरे पास अभी गोदाम में खड़ा, मैं आपको दिखाऊंगा। वो बेलर क्या काम करता है? पराली की गांठ बनाता है, पैक कर करके, और हम इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं एथेनॉल के लिए या किसी भी लकड़ी गिट्टी बनाने के लिए। उधर से तो बेलर हमें सब्सिडी पर दे दिए, उधर में गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप एसएमएस लगाइए। जो मशीन एसएमएस निकालती है, चूरा बनाएगी, तो चूरे को बेलर गांठ कैसे काबू करे? गांठ बनाने के लिए उसको मोटा पुआल चाहिए। जब कंबाइन ने चूरा ही निकाल दिया तो बेलर का काम ही क्या रह गया? तो एक ही समय में दो डिसीजन नहीं चल पाएंगे। मतलब लेफ्ट हैंड को शायद नहीं पता कि राइट हैंड क्या डिसीजन ले रहे हैं इधर। तो इसीलिए जो आईएएस ऑफिसर, जो हमारे नीति आयोग में जो हमारे नीतियां बना रहे हैं, वो सिर्फ बंद कमरों में बैठ के नीतियां बना रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत डिस्ट्रिक्ट, हर, जैसे गुरुराज जी ने बताया कि हर स्टेट्स की समस्याएं अलग है, और हर स्टेट से 1-2 किसान, 4 किसान आप नीति आयोग में शामिल कीजिए, धरातल से समस्या को उठाइए। जब तक हम धरातल से समस्या को नहीं उठाएंगे, खाली हमारी थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल हमें ज़रूरी है। और एक और, जैसे हम देखते हैं कि हम, वो देश हमारे से आगे क्यों है? वो लोग चाहे जितने मर्जी उनके पास पैसा आ जाए, जो मर्जी हो, जब तक वो प्रैक्टिकल आकर के खेत में नहीं करेंगे, वो किसी भी चीज़ को लागू नहीं करते। वहाँ का बड़े से बड़ा डॉक्टर्स भी जो थ्योरी करके उसके बाद पहले ज़मीन पे आकर के उसको उतारता है, तब जा करके वो पब्लिक इशू में डालते हैं कि यहाँ अभी हम इसको लागू करने के लिए तैयार हैं। सीधे तौर पर जो है लोगों को गिनी पिग्स नहीं बना देते हैं और चीज़ें नहीं कर देते हैं। पंकज जी, जो ये कह रहे हैं कि भाई पोटेंशियल तो है हमारे किसानों में, और हम बहुत दशकों से कह रहे हैं कि अब भारत में एक दूसरे हरित क्रांति की भी ज़रूरत है, लेकिन इसमें किसानों को कितने भ्रष्टाचार के साथ जूझना पड़ रहा है। क्या जो आइडियाज़ आ भी रही हैं, क्या वो भ्रष्टाचार की वजह से रुक जा रही हैं? अब आप लोग यूरिया के समस्या की बात कर रहे थे, थोड़ा बताइए दर्शकों को कि क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर, जहाँ तक यूरिया का सवाल है। यूरिया एक बेसिक नीड है हमारी फसल की। लगभग 2-3 ही अपना एलिमेंट्स होते हैं जो ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स, डीएपी, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश। तीनों ही सब्सिडाइज्ड हैं। इन पर लगभग 70% के आसपास सब्सिडी होगी। अब यूरिया सब्सिडी फैक्ट्री ने ले ली, हमारे तक पहुंचना चाहिए, बजाय हम किसानों तक पहुंचने के। ये हालात हैं, ये किसी इंडस्ट्रियल यूज़ में काम आ रहे हैं, चाहे फास्फोरस हो, पोटाश हो या आपके नाइट्रोजन, यूरिया हो। इंडस्ट्रियल यूज़ में काम आता है। अगर उन्हें कहीं और से लेना पड़ा, पोटाश की ज़रूरत है उन्हें, वो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और ये किसान का प्रोडक्ट जो किसान को मिलना चाहिए, खेती की काम की चीज़ है, वो जा रही है इंडस्ट्री के अंदर। अब उन्हें सस्ता पड़ रहा है, किसान परेशान है। पोटाश की कंडीशन ये है, शायद पोटाश जितना प्रोडक्शन में है उतना यूज़ नहीं करता किसान। अगर आप डाटा उठा के देखोगे, इतना पोटाश प्रोड्यूस होता होगा इंडिया में साल में। और बेसिकली अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखो तो यूज़ हम करते हैं, मैं भी नहीं करता, ये कम ये आलू वाले किसान करते हैं। पर हर खेत को ये दिखाया जा रहा है, हर खेत में 1 बैग यूरिया वो पोटाश डल रहा है। जबकि वो पोटाश कहाँ जा रहा है? पोटाश कहीं ना कहीं वो आपका विस्फोटक बनाने में काम आता है, नाइट्रोजन में काम आता है, उन इंडस्ट्री में जा रहा है। तो सब्सिडी का करप्शन तो है कहीं ना कहीं। क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है कि भाई ये पोटाश इतना प्रोड्यूस हो रहा है? उनके पास ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर या एडीओ बैठे हैं, सर्वे करा सकते हैं। आपको लग रहा है ये बहुत लोकल स्तर पर हो रहा है, ये राज्य स्तर पर हो रहा है, ये केंद्रीय स्तर पर हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये भ्रष्टाचार? मेरा मानना है ये ऊपर से नीचे तक, टॉप से। अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट क्या एक इतनी बड़ी ताकत होती है, अगर वो जानना चाहे कहाँ करप्शन हो रही है, वो चाहे तो हो सकता है, पर वो खुद क्यों चाहेंगे? वो चाहते ही नहीं है ना। पैसा तो कहीं पहुंच रहा होगा ना ऊपर करप्शन का। अब तो यूरिया वाला इतना बड़ा इशू रहा इस साल, जब तक किसान जीटी रोड पे बैठ के, हाईवे पे बैठ के जाम नहीं हुआ, किसानों को करनाल का यूरिया जो मिलना चाहिए था, एक रैक लगने चाहिए थे, नहीं लगे। जैसे ही किसान वहाँ जाके धरना देते हैं, 3-4 दिन के अंदर 50,000 बैग्स आ जाते हैं। वो कहाँ से आ गए?
भाई बड़ी अजीब बात है। देखिए, और किसान धरना दे तो उसके बाद आप कहेंगे कि देखो भैया, ये हमेशा किसान, जो इन्होंने बात कही कि ये पंजाब हरियाणा के किसान ही जो हैं आग लगा रहे होते हैं जगह जगह जाकर। आप पहले ही दे देते तो शायद उनकी बैठने की नौबत नहीं आती यहाँ पर। गुरबाज जी, जो ये यूरिया का सवाल है, अब जैसे मशीनों की भी, मुझे याद है मैं कुछ वक्त पहले एक और स्टोरी करने आई थी ये पराली वगैरह पर, तो ये कहा जा रहा था कि देखिए ये मशीनों को सरकार एक तरफ कह रही है कि आप ये लीजिए सुपर सीडर, ये दूसरे मशीन वगैरह। दिक्कत है कि एक तो उसमें डिमांड सप्लाई गैप का प्रॉब्लम है। जो बड़े फार्मर्स हैं जो शायद इक्का दुक्का मशीन ये ओन कर सकें, लेकिन रेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है। छोटा फार्मर एक बार इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है इसमें, उसे लगता है बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है ये करके, ये मेरे गले में जो है हड्डी की तरफ फंस जाएगा। तो उसका रास्ता क्या है, उसका समाधान क्या है? देखिए मैडम, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ देश की 65% से ऊपर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और उनकी जो आजीविका का जो मुख्य साधन है वो कृषि है या कृषि से संबंधित छोटे छोटे उद्योग हैं। मछली पालन है, मुर्गी पालन है। लेकिन जब हम पराली की बात करते हैं, हरियाणा और पंजाब दो ऐसे मुख्य राज्य हैं जो धान में अग्रणीय राज्य हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप बात करी कि मशीनरी की बात करी, केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड्स दिए गए, सब्सिडाइज दी गई पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की पराल का प्रबंधन करने के लिए, चाहे वो गन्ने का रेजिड्यू था, चाहे वो गेहूं का रेजिड्यू था, उसके प्रबंधन के लिए जो सब्सिडीज़ दी गई वो काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर सब्सिडी दी गई। एप्लीकेशन किसानों के द्वारा आमंत्रित की गई। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई किसानों को, हमारे देश में क्या है कि जो हमारा 99% फार्मर है वो लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड वाला है। उसके पास 2 किल्ले से ज़मीन कम है, 2 किल्ले वाला, 3 किल्ले वाला। अब इतनी हैवी मशीनरी, उसके ऊपर सब्सिडी भी आनी है और सब्सिडी वो किसान बाय नहीं कर सकता है। ज़्यादातर जो किसान हैं उनके पास 35 से लेके 45 हार्स पावर के ट्रैक्टर हैं और जो ये बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं इसको चलाने के लिए आपको 65 प्लस 60 से ऊपर हार्स पावर वाला ट्रैक्टर चाहिए चलाने के लिए। तो किसान जो छोटा है वो बेचारा, बड़ा किसान तो उसको ले लेता है, किराए पे भी चल जाते हैं, तो लेकिन छोटे किसान की पहुंच से बाहर हो जाता है, उसके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं, छोटा होता है। लेकिन अब जब गेहूं की कटाई का और जीरी की कटाई का और गेहूं की बुझाई का जो एरिया है, जो टाइम है, वो बहुत छोटा टाइम है। 15-20 दिन में जीरी भी कटनी है, उसकी धान की पराली का प्रबंधन भी हमने करना है और गेहूं के लिए खेत भी तैयार करना है। किसान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये बनी हुई है कि अगर वो आग लगाता है तो उसका चालान कट जाता है, जहाँ उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। वो बेचारा डरता हो, उसमें आग नहीं लगाता, गेहूँ उसकी लेट हो जाती है, लेट हो कभी उसका 72 खेत में नमी कम हो जाती है। तो ये काफ़ी सारी समस्याएं किसान के साथ हैं। छोटे किसान के पास ये जो जितने भी साधन हैं वो पहुंच से बाहर है। और ये छोटे किसानों की जब सुसाइड की खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं अखबारों के अंदर वाले पृष्ठों में जो हैं, पेजेस में सिमट कर रह जाते हैं। मुख्यधारा की टेलीविज़न स्टेशन पर तो खैर दिखते भी नहीं है जितने तरह के सुसाइड्स हो रहे हैं। आखिरी कमेंट्स आप लोगों से लूँगी मैं। अगर पंकज जी आपसे मैं चाहूँ कि एक आखिरी ख्याल, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम जय जवान जय किसान कहते हैं कि आज किसानों की बात जो सुनी जानी चाहिए, और इतना विवाद हुआ देश में, ये कहा जाता है कि भाई फार्मर्स प्रोटेस्ट पॉलिटिकल हो गया, राजनीतिक हो गया, फार्मर्स जो हैं अच्छा खासा उनकी आजीविका है। आपका आखिरी संदेशा क्या होगा सरकार को, और क्यों आप कहेंगे कि अमेरिका के खिलाफ आपको बच के रहने की ज़रूरत है? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार किसान का हाथ पकड़े। एमएसपी की ज़रूरत हर फसल को होनी चाहिए। मुश्किल से 1-2 फसलों को मिल रही है हमें, गेहूं वगैरह। धान के अंदर हमें एमएसपी नहीं मिलता। अगर एमएसपी मिल जाए प्रॉपर तो कहीं ना कहीं हमारे मार्जिन, थोड़ा हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे को भी किसानी में थोड़ा सुधार मिल जाएगा। और रहा अगर अमेरिका के साथ कंपटीशन हमें करना पड़ गया तो शायद हम खेती छोड़ देंगे। खेती छोड़ देंगे फिर? वो तो आपकी आने वाली पीढ़ियां ऐसे भी छोड़ रही हैं। नहीं, आप कितनी पीढ़ियों से कर रहे हैं खेती वैसे? शायद दादा परदादा सभी करते आए हैं। आगे कर रहे हैं आपके बच्चे? नहीं, वो नहीं करना चाहते। तो आप आखिरी पीढ़ी होंगे फिर खेती करने वाले? खेती करने वाले हैं आखिरी। ये अपने आप में एक और जो है बड़ा संकट है हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र के लिए। आपसे आखिरी कमेंट, जहाँ तक हम अमेरिका की बात कर रहे हैं कि भैया कम्पीट नहीं, जो बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी वेयर हाउसेज, हमारी कोल्ड स्टोरेज। जो कृषि सुधार बिल अगर आता, आपको लगता है उसमें कुछ अच्छी बातें थी क्या? उसमें से कुछ अच्छी बातें रखी जा सकती थी? अभी तक हमारी ये सप्लाई चेन्स की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा, आखिर क्यों इतनी डीप प्रॉब्लम्स है?
देखिए, जो भंडारण की समस्या पूरे भारत की एक मुख्य प्रमुख समस्या है। छोटे किसान हैं, मैंने अभी आपसे बात करी, उसकी कास्ट छोटी है, उसके रिसोर्सेज छोटे हैं, वो भंडारण नहीं कर पाता है। जैसे ही अपनी फसल काटता है मंडी में बेच के आता है, क्योंकि उसके पास भंडारण के लिए कुछ भी वेयर हाउस वगैरह नहीं है। सरकार के द्वारा बहुत सारे नाबार्ड के माध्यम से सब्सिडी वगैरह दी जाती हैं, लेकिन उसमें एक जागरूकता अभियान नहीं है। फार्मर्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए भी आप अपना छोटा वेयर हाउस बना सकते हैं, आपको सब्सिडी दी जाती है। उसके लिए भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसको एनओसी के लिए, सीएलयू के लिए भागना पड़ता है, फिर वो भ्रष्टाचार की बात आ जाती है, फिर छोटा किसान फिर वहाँ से छोड़ के भाग आता है। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जो हमारी पेरिशेबल्स गुड हैं उनको हम भंडारण नहीं कर पाते हैं, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर भाई साहब बैठे हुए जगदीश घई जी हैं, इनका आलू का काम है, तो क्या इनको कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है? इतना बढ़िया काम करते हैं ये। तो वो क्या है कि उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, जब सब्सिडी आती है सब्सिडी कम आती है, समस्या बढ़ी जा रही हैं। 25% सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज के ऊपर, वेयर हाउस के ऊपर है, वो मैंने टूल कास्ट 33% है। अगर आप उस सब्सिडी को बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा? सभी किसान जो हैं, छोटे छोटे जो बड़े किसान हैं, या सीमांत किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान हैं, वो अपनी फसल को स्टोर कर सकते हैं। फिर जब सब्सिडी की बात आती है तो बहुत दिन रात एक करना पड़ता है, बहुत सारे डिफ़िकल्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, और कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल से वो जाके सब्सिडी खाते में आती है। किसान हताश हो जाता है, पीछे हट के बह जाता है। तो आज की स्थिति में भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर वो कृषि में प्रमुखता से अग्रणीय बना रहना चाहता है तो हमारी सरकार को किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, उनकी हर एक बात माननी पड़ेगी। और जो ट्रंप के माध्यम से, जो ट्रंप जी हैं, जो उन्होंने कहा कि हम देश के लिए हमारे को थोड़ा इसमें हिस्सा चाहिए भारत की मार्केट में, क्योंकि भारत एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, पॉपुलेशन साइज़ बहुत बड़ा है, हर एक चीज़ में प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है, हर चीज़ हमारे पास सरप्लस में है। गेहूँ के भंडार हमारे पास है, राशनी के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। तो जो डिसीजंस हैं वो किसानों के साथ बैठक में बैठकर मैत्रीपूर्ण संबंध से उनके साथ जो उनकी बातें हैं, समस्याएं हैं, उनको समस्याओं को सुनना चाहिए। फिर उन समस्याओं को, जैसे कि घई जी ने कहा कि फार्मर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जब वहाँ 4-5 फार्मर हैं, वो ही वहाँ बैठ जाते हैं। एक बार सबसे बड़ी समस्या ये है। और ये देश की पॉलिसी मेकिंग में इश्यूज हैं कि पॉलिसी जो है ग्रास रूट लेवल पर बनाने की जगह एसी कमरों में कोई और बना रहा होता है, जिसका कोई लेन देन नहीं होता उन नीतियों से। आखिरी कमेंट्स आपसे भी जानना चाहूँगी, आपके ख्याल आज स्वतंत्रता दिवस के दिन पर क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, और क्या आपको यकीन है, एक पॉलिटिकल स्पीच तो दे रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं कि मुझे कोई भी निजी प्राइस पे करना हो मैं पे करूँगा, लेकिन मैं प्रोटेक्टिव रहूँगा। जो सरकार कृषि सुधार बिल, इतने विवादास्पद बिल लेकर आई थी, वो प्रोटेक्ट करेंगी आपके इंटरेस्ट को, आपको यकीन है? देखिए, इस समय जो देश की ज़रूरत है वो है करप्शन। इसको इतना बढ़ा दिया इन्होंने। ये तो लगातार कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली सरकार। उसी बात पे आता हूँ। देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत देखी, कुछ अच्छाइयाँ जो सरकार की हैं वो हमें कहनी पड़ेंगी। हरियाणा के अंदर जो नो खर्ची नो पर्ची, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने काम किया है, और आज इस आज़ादी के 15 अगस्त वाले दिन महोत्सव पर हम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से यही निवेदन करते हैं कि इस देश को सबसे पहले अमेरिका से भी लड़ने से पहले, अमेरिका से तो हम लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हमें करप्शन से लड़ना होगा। करप्शन मुक्त, हमें करप्शन से आज़ादी चाहिए। आज 15 अगस्त के दिन, अगर आज 15 अगस्त आप लाल किले से ये बोलते हैं कि आज हम करप्शन के प्रति, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपकी सरकार का है, विपक्ष का है, हम निष्पक्ष होकर करप्शन करने वाले को सज़ा देंगे, तो हम उनके आभारी रहेगा। ये कृषि समाज, ये कृषि प्रधान देश उनका आभारी रहेगा, युगों युगों तक उनका नाम चलेगा। और जो युवक, आपके भी बच्चे नहीं आना चाह रहे हैं कृषि सेक्टर में, ये कितना बड़ा संकट है? मेरा एक ही बच्चा है, वो भी मेरे यहाँ नहीं है। गुरबाज जी बैठे हैं, पंकज जी, आज शायद आप अगर पूरे गाँव में जाएंगे तो 90% किसान के बच्चे अपने इस पुश्तैनी धंधे में आना ही नहीं चाहता। वो सब छोड़ करके या तो कोई 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है या वो विदेश में बैठा है।
तो देखिए बहुत सारे संकट हैं यहाँ पर और निश्चित रूप से आपको याद रखना होगा कि अमेरिका के फार्मर्स जिनके पास ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीन है, इंसेंटिव्स है, भारी मशीनरी खरीद पा रहे हैं, अत्याधुनिक तकनीक है उनके पास में, जबकि भारत में आपकी फार्मिंग में आपको डेली इतने सारे डेली वेजेस को जो है आप पैसे दे रहे होते हैं, क्योंकि किसानों पर, ह्यूमन कैपिटल पर जो है हमारी फार्मिंग निर्भर है और करप्शन की वजह से जो है हम इसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कागज़ पर तो कही जा रही है, जिसका दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है, लेकिन वो हकीकत में ज़मीन तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आज स्वतंत्रता दिवस के दिन पर भाई तिरंगा लहराएं, सर ऊंचा करके ख़ुद को भारतीय तो हम कह ही रहे हैं। देश ने बहुत सारी जो है कामयाबी हासिल की है बहुत सारे क्षेत्रों में, लेकिन जो सही मायनों में दिक्कत है, जो लोग हमारे थाली तक खाना पहुंचा रहे हैं, उनकी दिक्कतों को सुनना बहुत ज़रूरी है देश के लिए। तो फ़िलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और द रेड माइक पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट मेहरबान के साथ हरियाणा के करनाल के इस काचवा गांव से मैं स्मिता शर्मा। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।